जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनजाति का दूसरा चैप्टर जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की क्या स्थिति है, मतलब उन्हें क्या राइट्स दिए गए हैं, उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविज़न है, ये सब देखेंगे। तो ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश का भी कंटेंट इसमें लगा दिया गया है जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम समझेंगे। चलिए, सबसे भारतीय संविधान के तहत आदिवासी एवं जनजाति समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में एक वर्ग में लाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी भारतीय संविधान में जनजातियों से संबंधित अनेक प्रावधान विभिन्न अनुच्छेदों में वर्णित किए गए हैं। अभी आर्टिकल 366, 25, आर्टिकल 342 हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मतलब आर्टिकल 366, 25 क्या कहता है कि अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य ऐसी जनजातियां जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियां जनजाति समुदायों के भाग या समूह से अभिप्रेत है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 332 के अधीन अनुसूचित जनजाति समझा जाता है। मतलब ये सीधे ये कह रहा है कि हम अनुसूचित जनजाति एसटी उन्हें कहेंगे जो आर्टिकल 342 में वर्णित है। ठीक है, तो सीधे सीधे ये डायरेक्शन दे रहा है, इसमें ये बता रहा है कि इस आर्टिकल में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा, आर्टिकल 342 में जिनको भी स्थान दिया गया है। अब देखिए आर्टिकल 342 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में वहां उनके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजाति समुदाय अथवा जनजातीय जनजाति समुदाय के भागों या उनके समूह को निर्दिष्ट कर सकेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कर सकेगा निर्दिष्ट, मतलब लिस्टेड कर सकेगा। तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और जिस स्टेट की जनजाति है उसके राज्यपाल से परामर्श लेके। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इस संबंध में कानून नियम विधि कौन बनाएगा कि भैया हम किसको एससी एसटी माने, इस संबंध में क्या मानक हो, इस संबंध में कानून नियम सब बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, संसद के पास ही है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। ये सारी शक्तियां संसद के पास है, आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगर हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है हमारे, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हैं, FR फंडामेंटल राइट्स सबको मिले हैं। तो जैसे अस्पृश्यता का अंत, मानव आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 का करता है कारखाने आदि में बालकों के नियोजन बाल श्रम का प्रतिषेध, और आर्टिकल 25(2) खामे क्या कहता है सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध। तो ये सब चीज़ें ये फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा है। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा समझा देती हूँ। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या है? अनटचेबिलिटी का डिमोलिशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी को भी अस्पृश्य नहीं माना जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर एसटी वालों को क्या माना जाता है? तथाकथित अस्पृश्य माना गया है। ठीक है, माना जाता है हमारे समाज के द्वारा, जो कि एक बहुत ही खराब बुरी चीज है ये। ठीक, तो जैसे अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में दिया है, ये पूरे भारत के लोगों के लिए है कि भाई कोई भी अगर आपको अस्पृश्य नहीं समझा जाएगा, किसी भी व्यक्ति को ना, तो आप किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्य मान सकते हैं। तो भाई जब पूरे भारत के लोगों को मिला है तो मतलब एसटी लोगों को भी मिला है, एसटी को भी। ऐसे ही आर्टिकल 23 भी सबके लिए है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, कि दुर्व्यापार उनका नहीं और जबरदस्ती उनसे श्रम नहीं कराया जाएगा। तो ये बताइए कि हमेशा मानव के दुर्व्यापार में अधिकतर किनको वो बनाया जाता है? गरीबों को, पिछड़ों को, इन्हीं को, क्योंकि इन्हें पता नहीं रहता, ये उतने विकसित नहीं होते हैं, तो इनको आसानी से इनका व्यापार, उनसे श्रम कराया जाता है, ये सब। तो मेन इस सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्रभावित एसटी ही होते हैं। तो ये मान सकते हैं कि मतलब एसटीओ को भी स्पेशल पूरे भारत को मिला है, उनके साथ साथ ये एसटी को भी प्रोटेक्शन इन्हीं के अंतर्गत मिला है। ठीक है, ये सब चीज़ों में, जैसे कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो मतलब बच्चों को कारखानों में नहीं लगाएंगे, है ना। तो एसटीओ को भी तो यही प्रोटेक्शन है। फिर जब पूरे भारत के लोगों को मिल रहा है, मतलब एसटीओ को भी मिल रहा है। फिर
इनको मतलब अभी अपने सभी वो क्या कहते हैं धार्मिक संस्थाओं को खोलने की आज़ादी रहेगी। सर्व हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को, हिंदुओं के सभी वर्गों, तो हिंदुओं के सभी वर्गों में यहाँ एसटी भी आते हैं। एसटी और हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हिंदुओं के अंतर्गत आते हैं सिख, बौद्ध और क्या आते हैं, जैन। ये हिंदुओं के अंतर्गत ही आते हैं और उसके साथ साथ एसटी। ठीक है, तो इसीलिए इस अनुसूचित जनजाति वाले आर्टिकल में इसको दिया गया है, आर्टिकल 25(2) खा को। फिर शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधान, तो 15(4) क्या कहता है कि इनको राज्य के को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति। देखिए आर्टिकल 14 से आर्टिकल कहाँ तक, 19 तक क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये है। तो और 15 आर्टिकल 15 में क्या है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी धर्म, वंश, जाति आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई कोई ज़्यादा है कोई बड़ा। तो ये बताइए आर्टिकल 15 ने तो ये कह दिया, पर भेदभाव एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर एसटी वाला व्यक्ति है, उसके आए किसी एग्जाम, मान लीजिए 50 नंबर का एग्जाम है, उसके नंबर आए 20, कोई भी अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के है, उसका आया कितना, 25, पर ये सिलेक्ट होगा एग्जाम में और ये नहीं होगा। तो ये तो मतलब अनरिजर्व्ड वाला व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चिल्लाते हुए जाएगा कि भाई ये तो मेरे साथ भेदभाव हुआ है, कि भाई इनके कम नंबर हैं, इनका सिलेक्शन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, तो ये तो भेदभाव है, हमारे आर्टिकल 15 का हनन है। आर्टिकल 15 का क्या है, हनन है, ये जाके बोल सकता है। इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने सीधे वहाँ 15(4) में, आर्टिकल 15(4) में ये स्पेशल एक्ट जोड़ दिया गया था कि अगर सरकार एसटी, ठीक है, अगर सरकार एसटी एससी के लिए कोई प्रोविजन बनाएगा कि आरक्षण का प्रोविजन या उनके उत्थान के लिए कोई स्पेशल उनको वो बनाया जाएगा, तो वो आर्टिकल 15 का हनन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम चिल्लाते हुए जाएंगे या अनरिजर्व वाला व्यक्ति चिल्लाते हुए जाएगा कि हमारे उसका मौलिक अधिकार आर्टिकल 15 का हनन है, तो क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट कि भाई जाके अच्छे से पहले आर्टिकल 15 बस ऊपर मत पढ़ो, उसके अंदर आर्टिकल 15(4) भी पढ़ो कि सरकार क्या कर सकती है, इनको सोपान में लाने के लिए, समाज के सोपान में, समाज की बराबरी में लाने के लिए एसटी एससी वालों के लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकती है, इनके लिए स्पेशल कल्याणकारी योजनाएं ला सकती हैं, इसमें भेदभाव नहीं समझा जाएगा। तो ठीक है, तो समझ में आ गया होगा 15(4) कि ये भेदभाव नहीं माना जाएगा कि अगर एसटी एससी को कोई स्पेशल वो चीज़ दी रही है, उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये आर्टिकल 15 का हनन। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 15(4) ये एक्सेप्शन होंगे, किस आर्टिकल के, 15 के, आर्टिकल 15 के, कि मतलब देश में ये है कि भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन महिला, बच्चों, ठीक है, और पिछड़ों के लिए अगर कोई प्रोटेक्शन दी जा रही है तो वो भेदभाव के अंतर्गत नहीं आएगा, उसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई है ये बात। तो ये पॉलिटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉलिटी में इसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है। तो हम अब समझ में आ गया होगा ये कि 15(4). तो याद रखिएगा कि जैसे 15(4) में दिया है एसटी के बारे में कि उनके उत्थान के लिए कुछ भी हो सकता है, उत्थान के लिए सरकार कुछ भी विशेष प्रावधान बना सकती है, ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अभी 16 में क्या है, 16 भी राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल कौन सा, 16, आर्टिकल 16 में भी क्या है, राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से कहाँ तक, आर्टिकल 18 तक। तो उसी में भी 16, तो 16 में क्या कहा गया कि सबको काम पाने का बराबर अधिकार होगा, काम पाने का। ठीक है,
पर इसमें भी एक्सेप्शन क्या दे दिया गया है, आर्टिकल 16(4). तो अभी आगे आएगा 16(4), तो उसको फिर वहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ 4 बताने का मतलब ये है कि ये याद रखिएगा कि ST और SC से संबंधित जो भी है तो 4 में ही ऐड है। 4 में 1-2 में मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए स्पेशल या बच्चों के लिए है, लेकिन चौथे में हमेशा याद रखिएगा कि ST और SC के लिए चीज़ें दी गई हैं फंडामेंटल राइट में, जैसे 15(4), 16(4), ठीक है, इस तरह। अब उसके बाद तो 15(4) हो गया। आर्टिकल 29 में क्या कह रहा है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो भाई इनकी भी, ST की भी तो बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति अलग अलग होती है, तो वो भी ये भी इन्हीं के लिए एक विशेष प्रावधान माना जा सकता है। फिर ये DPSP में, DPSP क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें स्पेशल इनके लिए दिया गया है कि इसमें क्या दिया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ के लिए संबंधी हितों की अभिवृद्धि, मतलब उनकी शिक्षा, उनको कमाने का साधन, ये सब बढ़ाने का प्रयास सरकार करेगी। DPSP में ये दिया गया है। तो स्पेशल इनके लिए आर्टिकल 46, तो ध्यान रखिए। देखिए इसमें क्या गया है, डायरेक्शन की कहाँ वर्णित है, और इसमें 342 में सूची दी गई है, और ये कि कौन उस सूची में किसको अधिकार है कि ये समूह ST है, तो उस समूह को उस सूची में रखने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। फिर क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ये सबको मिला हुआ है, ये अधिकार जो है सबको मिले हुए हैं। अस्पृश्यता का अंत नॉर्मल ST SC के अलावा भी सबको मिले हैं, ठीक। मानव के दुर्व्यवहार एवं बालक श्रम प्रतिषेध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, समाज कल्याण सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के, ये भी सबको मिला है। अब यहाँ पे 15(4) स्पेशल किसके लिए है, SC ST के लिए, ठीक है। आर्टिकल 29 में भी लिखा है कि जिसकी अपनी क्या हो, बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति हो, तो ये भी एक प्रकार से SC ST के लिए ही है। पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का नाम अभी किस आर्टिकल में आया है, 15(4) में आया है, और किस में आया है, आर्टिकल 46 में आया है, ठीक है। अब यही इंग्लिश से पूरा है, पूरा इंग्लिश मीडियम वाले एक बार रीड कर लेंगे आराम से, जो मैं समझाई बस उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, एक बार पढ़ लेंगे तो आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरा वही है पूरा। फिर इसके बाद 46 तक हो गया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 350 का। तो इसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, तो ये भाई सबको है, पूरे भारत के नागरिकों को। पर ST और SC की अपनी, मान लीजिए ST विशेष में अनुसूचित जनजाति को, उनकी एक स्पेशल भाषा होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, उनकी क्या होती है, स्पेशल भाषा होती है। तो ये भी उन्हीं के, उनको भी एक स्पेशल उनके लिए अधिकार हो गया ना, सबके लिए है, लेकिन एक मतलब ये है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, तो इसमें ST SC भी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक। फिर आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान क्या है, तो इसमें फिर से देखिए स्पेशल अभी किस किस आर्टिकल में आया है कि अनुसूचित, देखिए आर्टिकल 366(25) में, फिर आर्टिकल 342 में, फिर उसके बाद आर्टिकल किस में आया है, आर्टिकल 15(4) में, फिर किस में आया है, आर्टिकल 46 में। अब स्पेशल किस में आया है, आर्टिकल 244 में। तो इसमें क्या है कि प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का क्या, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब कभी आप लोग सुने होंगे चुनाव या कहीं लड़ाई दंगा हो गया, तो कौन सी धारा लगा दी जाती है, 144। कौन लगाता है, प्रशासन लगाता है। धारा 144 कौन लगाता है, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन लगाता है। तो उसी से याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 244, ना कि 144। आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन इंपॉर्टेंट है, ये कहीं आ ही ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 275 क्या कहता है कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधीन आवृत्त विशेषकृत राज्यों SC ST को अनुदान सहायता। तो ये कह रहा है कि भाई 244 में क्या है, प्रशासन, और इसमें अभी आप लोग पॉलिटी में अगर पढ़े होंगे 5th और 6th शेड्यूल, अभी ये डिस्क्राइब है कि उसको समझाते हैं। तो कह रहा है कि जो 5th शेड्यूल में स्टेट है और 6th शेड्यूल में स्टेट है, स्पेशल स्टेटों को इसमें रखा गया है, तो
इस राज्य के जो SC ST है, SC ST उनके लिए एक विशेष अनुदान मतलब सहायता राशि, अनुदान, ठीक है, केंद्र सरकार देगी। तो किस आर्टिकल में है विशेष अनुदान? आर्टिकल मतलब शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में वर्णित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुदान देने का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 275 275 में, ठीक। आर्टिकल 275 में क्या अनुदान? आर्टिकल 244 में, आर्टिकल 244 में सभी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, और आर्टिकल 275 में वही क्षेत्रों का अनुसूचित जनजातियों के अनुदान सहायता जो 5th और 6th शेड्यूल में वर्णित है जो राज्य। तो अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने बोला 15(4), यहाँ पे क्या हो गया 16(4). अब 16 क्या कहता है कि सभी लोगों को समान काम का समान अवसर मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, राज्य के को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अब ध्यान समझिए, क्या कह रहा है? निवारित नहीं करेगा, निवारित नहीं करेगा। आर्टिकल, खाली पेज देख लेते हैं, इसमें कहीं पे तो होगा खाली पेज, कहीं यहाँ पे देख लेते हैं खाली है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समता, लोक नियोजन में समता, इंग्लिश में कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब या वर्क, ठीक। ये कह दिया। अब मतलब कोई अनरिजर्व्ड व्यक्ति है, अनरिजर्व्ड व्यक्ति है, तो वो जाके आर्टिकल 16 बस पढ़ा और जाके चिल्लाने लगे वही कि भैया इसमें तो ये कम नंबर पा रहे हैं तो इनका सिलेक्शन हो रहा है, और हम ज़्यादा नंबर पा रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये तो हमारे भाई हनन है, अधिकार का, मौलिक अधिकार का, सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बोलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाके बोलेगा, उस व्यक्ति को क्या बोलेगा कि जाके भैया तुम 16(4) का पढ़ो, 16(4)A, उसमें नीचे लिखा गया है कि अगर किसी भी SC को आरक्षण, SC को आरक्षण दिया जाता है काम में, तो वो आर्टिकल 16 का हनन नहीं माना जाएगा, ठीक है। यही है कि निवारित नहीं करेगा, मतलब कि वही कि हनन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 16 का। यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए बंद करने से निवारित नहीं करेगा। मतलब आर्टिकल 16 नहीं रोक सकता, कि आर्टिकल 16 के तहत नहीं रोका जा सकता कि SC ST के लिए कोई स्पेशल प्रावधान बना रहा है। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 16(4). क्लियर है बात? मतलब सीधे सीधे छोटी सी बात समझने है कि आर्टिकल 16 ये कहता है किसी के काम में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर एक मेंटेलिटी से सोचा जाए तो ये तो रिजर्वेशन देके हम क्या कह रहे हैं, एक भेदभाव ही कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन 16(4) का में पहले ही संविधान निर्माताओं ने लिख दिया था कि अगर SC ST के लिए कोई स्पेशल काम हो रहा है तो वो इस आर्टिकल का, आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक। फिर आर्टिकल 16(4) क्या कहता है कि राज्य को किसी वर्ष में खाली रह गई ऐसी रिक्तियां जो खंड 4 का, ये इतना, इसमें सीधे सीधे इतना याद कर लीजिएगा कि ये कह रहा है कि अगर SC ST के लिए कोई सीट, मान लीजिए 15 सीट आरक्षित है, उनमें से 13 सीट ही भर पाई, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 सीट में मतलब अनरिजर्व वाले व्यक्ति या किसी अन्य उसके वाले व्यक्ति को भर ले जाएगा। ये अगले साल के लिए रख दी जाएंगी, और मान लीजिए अगले साल 17 ST के लिए सीट आई और पिछले साल कितनी सीट नहीं भरी थी, 2, तो अब उनकी वैकेंसी कितने में भरी जाएगी? 19 में। ये नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आएगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे। क्या कह रहा है कि सेवाओं के लिए अनुसूचित दावे, मतलब ये कह रहा है कि provisions for reserving information of scheduled caste and scheduled tribes and allowing backlog vacancy for reserved categories to be filled। तो वही है कि उनका प्रोमोशन और ये सब, मतलब ये दावे कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ कि मान लीजिए राज्य ने नहीं, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी कर दीजिए, मान लीजिए कि नहीं रखा उसने, भाई नहीं, कुछ भी गड़बड़ी उनके वैकेंसी में होती है, तो वो जाके अपना दावा कर सकते हैं।
तो ये किस आर्टिकल पे है? 335। एक बार आर्टिकल रिवीजन जल्दी से हो जाए। आर्टिकल 366 में डायरेक्शन की, भाई 342 में जाओ, उसमें जो लिस्ट आर्टिकल 342 में क्या है कि एक सूची बनाई गई है और उस सूची में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन उससे संबंध में कानून विधि ये सब बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 342। फिर आर्टिकल 17 सबके लिए है, ये सिर्फ स्पेशल ST ST के लिए नहीं है, SC ST के लिए। फिर आर्टिकल कौन सा है? 29 भी है मेन ST के लिए। अब कहाँ कहाँ इनकी बात की गई? आर्टिकल 15(4) में, फिर आर्टिकल 46 में की गई, फिर आर्टिकल 350 का में भाषा संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 16(4) का में अभी बता ही दिए कि क्या है? आरक्षण। फिर उसके बाद बैकलॉग भर्तियां, फिर उनके दावे। फिर आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजाति के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय बनाया जाएगा। कौन कौन से राज्यों में पृथक जनजाति मंत्रालय बनाया जाएगा? तो ट्रिक, पहले तो आर्टिकल 164। अब इसका क्या वो बना सकते हैं? 164, इसको रट ही लीजिए। आर्टिकल 164। और किस किस राज्यों में? तो देखिए MP में तो आप जनजाति, अनुसूचित जनजाति स्पेशल सोचिए, बुक एक बनाई गई है उनके लिए, एक स्पेशल यूनिट। तो और MP में, मध्य प्रदेश भारत में ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा वो है, ST है यहाँ। फिर उसके बाद MP के बाद क्या? छत्तीसगढ़, क्योंकि MP से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो यहाँ भी। फिर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, भाई झारखंड भी क्या है? ST ज़्यादा है वहाँ। फिर क्या? ओडिशा। ठीक है, तो MJO की वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, या MJO से याद कर लीजिए ट्रिक। और MJO अगर याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तो मध्य प्रदेश से कौन सा अलग होता है? छत्तीसगढ़, उसको घुसेड़ लीजिएगा अंदर इस मतलब ट्रिक में। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये याद हो गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर कि आर्टिकल 330 में किसके लिए दिया गया है? लोकसभा में। ठीक है, आर्टिकल 332 में राज्यसभा में, मतलब राज्यों की विधानसभा में, सॉरी यहाँ पे राज्यों की विधानसभा में। ठीक है, आर्टिकल 330 में कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 330 में कहा गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। फिर आर्टिकल 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, लोकसभा में आर्टिकल 330, और स्टेट लेजिस्लेटिव में आरक्षण कहाँ? आर्टिकल 334। स्टेट लेजिस्लेटिव में कहाँ? आर्टिकल 334। ठीक है, अब कहाँ कहाँ हो गया? लोकसभा का हो गया, राज्य विधानसभा का हो गया। अब भाई हमारे यहाँ पंचायतें भी तो हैं, पंचायतें और क्या है? नगर पालिका। तो भाई वहाँ भी उनको आरक्षण मिला है। तो किस आर्टिकल में? तो देखिए ये स्थानीय सरकार हमेशा आर्टिकल 243 में हम पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? आर्टिकल 243, स्थानीय मतलब लोकल गवर्नमेंट। ये पॉलिटी का टॉपिक है, वहाँ नहीं जाते हैं। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो लोकल गवर्नमेंट किस आर्टिकल में दिया है? 243 में दिया है। लोकल गवर्नमेंट किस में दिया है? 243 में। तो लोकल गवर्नमेंट में 243 क्या है कि कहाँ तक है? ए से लेके मुझे जितना याद आ रहा है कि ZEF तक है, ZF तक है। ये पूरे आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। तो इसमें आरक्षण की बात, SC ST के लिए आरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई है वो याद करते हैं कि आर्टिकल D, पंचायतों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। देखिए 330 में कहाँ? लोकसभा में। 332 में कहाँ? राज्यों की विधानसभा में। ठीक है,
और ये आर्टिकल 344 ये कह रहा है कि जब मतलब ये संविधान में ये वो बताया गया था कि देखिए जब स्पेशल हम इनको राइट्स देंगे तो उनको ये उम्मीद थी कि 20 साल के बाद ये विकसित हो जाएंगे। तो यही इसमें अनुच्छेद डाला गया था कि कभी भी लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थानों के आरक्षण कभी भी ये खत्म किया जा सकता है। संसद जब भी चाहे तब ये आरक्षण क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो किस में दिया गया, आर्टिकल 334 में। ठीक, अब उसके बाद 343D में पंचायतों में अनुसूचित, जैसा वो 2 पंचायत, एक हो गई एक नगर पालिका। ग्रामीण गांव के लिए पंचायत है, गांव के लिए पंचायत, और शहरों के लिए कौन सी, नगर पालिका, स्थानीय सरकार में। तो पंचायतों में इनको आरक्षण किस आर्टिकल के तहत मिला है, आर्टिकल 243D। 243 तो वैसे भी जब आप लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे ना अपने पॉलिटी में, 243 वैसे भी। और ये डी का ट्रिक क्या है कि देखिए गांवों में जब ये क्या कहते हैं आरक्षण दिया जाता है या चुनाव होता है तो वहाँ डर्टी पॉलिटिक्स खेली जाती है, आरक्षण में डर्टी पॉलिटिक्स खेली जाती है। ठीक है, तो डी से डर्टी, तो डी में आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। डर्टी पॉलिटिक्स क्यों होती है, क्योंकि आरक्षण दिया जाता है गाँव में। ठीक है, अब नगर पालिकाओं में क्या है, किस आर्टिकल में वर्णित है, 243T। तो ये देखिए ये उसी ट्रिक में आ गया कि डर्टी क्या है, डर्टी, तो डर्टी, तो डर्टी पॉलिटिक्स होती है तो पंचायतों में डी में है और टी नगर पालिका में आरक्षण ST SC के लिए। ठीक, क्लियर। ट्रिक याद रहती हैं, कितनी भी अजीब ट्रिक हो वो दिमाग में बैठी रहती है। भले हम सोचे अरे ये क्या ट्रिक है, लेकिन पेपर में जब आप बैठेंगे ना तो आपको तुरंत, जैसे ही अगर आ गया कि पंचायतों में SC ST के लिए किस आर्टिकल में आरक्षण की बात की गई है, तुरंत आपको याद आएगा कि अच्छा आर्टिकल 243D डर्टी पॉलिटिक्स से ट्रिक हमने याद की थी, तो आर्टिकल 243D। और वहीं पे अगर नगर पालिका पूछ लेगा तो नगर पालिका में याद रख, डर्टी से ही याद आपको आ जाएगा कि आर्टिकल 243D। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 371 की पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान है। तो ये तो पॉलिटी में ही इम्पोर्टेंट है। फिर ये इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा, और आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। किसका स्पेशल नियंत्रण है, संघ का। याद किया रहेगा कि अनुसूचित क्षेत्र को पूछ सकता है कि अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, मतलब किसका नियंत्रण रहेगा, तो आप लोग लिखेंगे संघ का। ठीक है, अब ये प्रीलिम्स के लिए इतना हो गया, प्रीलिम्स के लिए इतना बहुत है ये चैप्टर में। पर मेंस के लिए अभी ये पूरा मतलब ये है कि जितने हम आर्टिकल ऊपर पढ़ चुके हैं ना, अब उनको विस्तृत थोड़ा समझाएगा। तो ये आर्टिकल तो मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, एक बार इसको रीड मार लीजिएगा कि भारतीय संविधान में जनजाति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनुसूचित जनजातियों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन पूछ लेगा कि सन 26 जनवरी 1950 को अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, या दोनों सही है। तो इसमें से एक गलत है, पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति को आर्टिकल 342 के तहत परिभाषित नहीं किया गया और किसी भी अनुच्छेद में, ना ही 342 में ना ही संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। सिर्फ लिस्ट दे दी गई है कि ये अनुसूचित जनजाति है, न कि ये बताया गया है कि कौन कौन अनुसूचित जनजाति के क्या लक्षण है या किसे हम अनुसूचित जनजाति मानेंगे। ये सब कुछ नहीं लिखा है। ये सब डिसाइड करने का काम किसके अंतर्गत आता है, संसद डिसाइड करेगी कि कौन विधि बनाएगी अलग अलग, कि भाई कोई भी एक्ट बना दे कि इस ये चीजें अगर होंगी तो माना जाएगा कि ये ST है। तो इसका अधिकार किसके पास है, संसद के पास, ना कि संविधान में। ठीक है, अब हम विस्तृत थोड़ा जल्दी से, अब उसके बाद ये आर्टिकल 342, 366 बहुत बार हो चुका है। इसको आप पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, इसको आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है,
वही चीज़ क्या है, इंग्लिश से पूरी दी हुई है। पूरा ये एक बार रीड मान लीजिएगा। तो इंग्लिश मीडियम क्या है, उनको थोड़ा इंग्लिश मीडियम में शब्द, पॉलिटी के वैसे भी हिंदी के से शब्द बहुत कठिन होते हैं, इसीलिए मैंने ये रख दिया है कि एक बार आप लोग जल्दी से रीड मान लें इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, पूरे आर्टिकल एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अब ये डिस्क्रिप्टिव है, तो इसको ज़्यादा मेंस के लिए हो सकता है इसमें। अब जैसे आर्टिकल 366(25) के अनुसार ही, फिर 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ क्षेत्र में संबंध, ये बता चुकी हूँ, लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातीय जनजातीय समुदायों अथवा उनके भागों समुदायों निर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। अर्थात आर्टिकल 342(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति की सूची में वर्णित किया जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी नया आया है। ये आर्टिकल 342(2) संसद, समझा चुकी हूँ कि कौन विधि बनाएगा, एकदम कंफ्यूज क्लियरिटी। विधि नियम कानून कौन बनाएगा, संसद, की भैया किसे अनुसूचित जनजाति मानेंगे किसे नहीं मानेंगे, और उनको अधिसूचित कौन कर देगा, राष्ट्रपति, उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, बात खत्म। फिर उसके बाद अब आर्टिकल 17 को अच्छे से, कि मतलब नागरिक ये अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध, मतलब अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, और ये नागरिक इसी के तहत कौन कौन से वो अधिनियम बनाए गए, तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति 1989। आप बता दूं कि ये एमपी का सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हुआ है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी शायद, हाँ, तो फर्स्ट ईयर में एक अलग से यूनिट थी ये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के लिए अलग से यूनिट थी पेपर में। जैसे अब जनजाति, पूरी जनजाति के लिए अलग से यूनिट दे दी गई है, तो उस टाइम मोटी सी बुक आती थी ये पूरा एक एक पॉइंट, कि इस अधिनियम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत किस क्या चीज़ करने से अपराध माना जाएगा, क्या उनको स्पेशल चीज़ें हैं, मतलब पूरा एक्ट पढ़ना पड़ा था, कम से कम 150-200 पेज का। फिर तुरंत सिलेबस चेंज कर दिया, सिलेबस चेंज किया। फिर उसके बाद ये, फिर अब एक बार 2-3 साल भाई सिलेबस को समझते ये करते वो टाइम, अब फिर 2024 में फिर सिलेबस चेंज। तो ये अभी 19 के बाद, 19 या 20 के बाद दो बार सिलेबस चेंज हुआ है। ये अभी भी मेरे पास बुक रखी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 223 मानव का दुर्व्यापार एवं बेकार तथा इसी प्रकार तथा अन्य बालाश्रम के प्रकार पर प्रतिबंध लगाता है, प्रावधान करता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंड नहीं होगा। ST/SC विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया, मैं बता चुकी हूँ ना ये, कि विशेष उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, ये सबके लिए दिया गया है। लेकिन अधिकतर बधुआ मजदूर अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं, तो इस अनुच्छेद का उनके लिए विशेष महत्व है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में बंधक मजदूर तथा उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधि जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र जरूर याद किया रहेगा, कितने वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम। ठीक है, उम्र के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध करता है। यद्यपि यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है, ये भी नहीं है संबंधित, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, किंतु बाल श्रमिकों के अधिकतर अनुसूचित जनजाति के बच्चे ही होते हैं। बाल श्रम को रोकने के लिए केंद्रीय तथा राज्य कानून है, जैसे बाल श्रम प्रतिषेध 1986, बाल नियोजन अधिनियम 1931, कारखाना अधिनियम 1948। याद कर लीजिए, एक बार दिमाग में बैठाए रहिएगा कि लगभग 1986 के समय बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम आया था 1986, और बाल नियोजन अधिनियम आज़ादी के पहले ही अंग्रेजों ने लाया था 1938 में, और कारखाना अधिनियम 1948 में। फिर आर्टिकल 25(2) खा में यह व्यवस्था की गई है कि सभी हिंदू वर्ग जैसे संस्थाएं हिंदू के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी। हिंदू शब्द में सिख, जैन व बौद्ध को मानने वाले व्यक्ति शामिल है, और ST भी इसी में शामिल है। ठीक है, यह उपमत संगत है क्योंकि हिंदुओं के कुछ संप्रदाय दावा करते रहे कि अनुसूचित जाति सूचित जनजाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये अनुच्छेद कहता है कि भैया जो भी कोई हिंदू है सभी वर्गों के अनुभागों के लिए खुली रहेंगी, सभी हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी। और हिंदू के अंतर्गत कौन आएगा, ST/SC। तो ये जो कि ये मान सकते हैं कि ये इनके लिए स्पेशल ही बनाया गया कि उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो इसमें ये लिख दिया गया है। यहाँ पे ये नहीं लिख, हिंदुओं के सभी वर्गों के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, सिख, बौद्ध,
जैन, SC, ST, ठीक है। तो ये सब, इनको सबको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है, ठीक है। फिर उसके बाद यद्यपि वह सामाजिक कुप्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की रोकने की घटनाएं समाचार पत्रों में कभी कभी छपती रहती हैं, ठीक है। दुखद है ये बात, पर ऐसा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधान, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आर्टिकल, अब शैक्षणिक या उनके, तो भाई आर्टिकल 15(4) कि भाई उनको वो उनके कल्याण के लिए, उनके अभिवृद्धि के लिए उनको स्पेशल राइट्स या उनके लिए स्पेशल योजनाएं बनाई जा सकती हैं, 15(4) में दिया गया है। और ये आर्टिकल 15 के तहत आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। फिर 29, 46 ये सब बता चुके हैं आर्टिकल 15(4) में, कि एक बार रीड जल्दी जल्दी अब इनको कर लेते हैं, ठीक है। कि राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए SC ST के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह उपबंध संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। पहले ये नहीं था, जब संविधान बना तो नहीं था, लेकिन हो गया। देखिए संविधान हमारा बन के कंप्लीट कब हुआ है, देखा जाए तो 1950 में। कब बन के तैयार हुआ, 1950 में। और ये संविधान संशोधन कब आ गया, 1951 में। वही कि भैया हमको इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, यही दिमाग में आया होगा कि इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं तो बनाना है, स्पेशल राइट भी देना पड़ेगा। भाई अगर मान लीजिए ये खिड़की है, ये मान लीजिए खिड़की है, यहाँ कोई मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई भी मैच चल रहा है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी हाइट ऐसी है, ठीक है, इसकी हाइट ऐसी है, वो आराम से मैच देख रहा है, पर ये इसकी हाइट क्या है, इतनी है, तो ये मैच तो नहीं देख पाएगा ना। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए एक टेबल लानी पड़ेगी, टेबल लगाना पड़ेगा कि वो क्या कर सके, वो भी मैच देख सके। और जब हम टेबल लगा देंगे, ये दोनों बराबरी की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये भाई, अब ये वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इसको काहे टेबल लगा दिए। हमको जब कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है तो उसको आगे लाने के लिए उसको विशेष धक्का या विशेष राइट देना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि आर्टिकल 15 में तो ये लिखा था कि भाई किसी को भी किसी भी आधार पर भेदभाव, धर्म, वंश, मूल, ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भाई अगर अनरिजर्व वाला व्यक्ति जाके कह देता कि अच्छा हमारे जाति के आधार पर हमसे भेदभाव किया जा रहा है, कि भाई तुम जनरल हो इसलिए हम तुमको ज़्यादा नंबर तुम पाओगे, तो हम तुमको पेपर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, और वो SC ST वाले उनका कम नंबर में भी सिलेक्शन होगा। तो ये जाके भाई आर्टिकल 15 के तहत तो वो कर सकता था। इस तरह सरकार की क्या हाथ बंध जाते, वो कोई भी योजनाएं नहीं ला पाते। इसीलिए संशोधन किया गया, और उसमें ये आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, 15(4) प्रोटेक्शन के लिए। किसमें, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया कि आर्टिकल 15(4) के तहत अगर ST SC के लिए कोई शैक्षणिक, सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। बहुत बार ये समझा चुकी हूँ, मतलब ये कि एजुकेटिव एंट्रेंस एग्जाम में भी उनको, कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम में भी उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद 29(1) उपबंध करता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान है उसमें उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इस अनुच्छेद का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि उनमें से अधिकांश की विशेष भाषाएं, बोली व लिपि है। परंतु इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि जनजाति के लोगों को केवल उन्हीं की ही भाषा में शिक्षित किया जाए, ठीक है। उनको, क्योंकि ऐसा करने से वे अलग थलग हो जाएंगे, उनको
उन्हें राज्य की भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा में भी शिक्षित किया जाए ताकि राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ उनके संगठन की मदद की जा सके, मतलब उनको जोड़ने में मदद की जा सके। ठीक है। अब आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण के से सुरक्षा का प्रावधान करता है, अर्थात राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशेषता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी में वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो आर्टिकल 46 ये कहता है कि भाई उनको हर तरह से प्रोटेक्शन देगा राज्य। ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट में नहीं है ये किस में है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी मतलब जब सरकार का मन होगा कि जब हम सरकार मेंटली रूप से प्रिपेयर रहेगी कि हाँ भाई अब हम लागू करना चाहते तो लागू करेगा। मतलब अब इसमें ये लिखा है और इसके तहत अगर मान लीजिए कि सरकार अभी नहीं कर पा रही है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ, तो वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल सकते कि भाई आर्टिकल 46 में तो दिया है फिर भी हमारा कुछ नहीं कर ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो वो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट कि भाई जाके अच्छे से देखो कि वो डीपीएसपी है। डीपीएसपी में ये है कि सरकार जब भी मेंटली या वो फाइनेंशियली प्रिपेयर होगी तब कुछ काम करेगी, लेकिन फंडामेंटल राइट में जो चीज़ें लिखी है वो सरकार तुरंत लागू करेगी। सरकार की जिम्मेदारी है। फंडामेंटल में जो लिखी गई चीजें हैं उनका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती। मतलब अगर 15(4) में ये लिखा है कि आरक्षण उनको एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा तो सरकार मना नहीं कर सकती। अगर मना कर देगी तो SC ST वाले सीधे जाके अपने आर्टिकल 15(4) का जाके वहां कहेंगे कि हमारा हनन कर रही है सरकार, लेकिन डीपीएसपी में नहीं जा सकती। ये अंतर होता है। डीपीएसपी ऐसा है कि जब सरकार का मन होगा तब वो करेगी। फिर उसके बाद आर्टिकल 350 का प्रावधान करता है कि राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा है। इसका सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 350 का। मतलब ये सिर्फ स्पेशल इनके करने का प्रयास करेगी। एक बार पूरा पढ़ लेती फिर बताती हूँ। राष्ट्रपति किसी राज्य का ऐसे निर्देश दे सकेगा जो कि वह ऐसी सुविधाओं को उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं। मतलब राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि भाई इस भाषा में तुम पढ़ाओ उनको। चूंकि अधिकांश जनजातीय समुदायों का अपना अपना भाषा अथवा बोली होती है जो प्रायः राज्य की राजभाषा से अलग किसी अन्य भाषा परिवार की होती है। जनजातीय समुदायों में शिक्षा की सुलभता तथा सुकार्यता में सुधार के उद्देश्य से वह वांछनीय है कि जहाँ तक संभव हो सके उन्हें शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिया जाए। ठीक है। प्रयोजनार्थ पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री आदि तैयार करने के लिए उपाय शुरू किए जाएं। ठीक है। तो ये आर्टिकल 350 मान लीजिए कि मैं बघेलखंड से हूँ। बघेलखंड में क्या भाषा है? बघेली। तो ये मेरा भी अधिकार है आर्टिकल 350 का के तहत। मेरा भी ये है कि मैं भी अपने प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षाएं अपने बघेलखंड की बघेली भाषा में ले सकती हूँ। ठीक है ना। तो ये स्पेशल मतलब ये नहीं है कि ST SC के लिए भी है, सबके लिए ये है। फिर आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 244 आर्टिकल 244 में याद की थी करवाई थी कि धारा 140 के हिसाब से याद कर लीजिएगा कि कौन लगाता है? प्रशासन। तो SC ST के प्रशासन संबंधित अनुच्छेद कहाँ है? आर्टिकल 243 में है। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है जो अनुसूची की बात है। क्या है कि आप अनुसूची जाके देखिएगा। आज का काम क्या है? अपनी 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जाके पढ़िएगा पॉलिटी में, 5th और 6th। तो देखिए आर्टिकल 241 निर्धारित करता है कि 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, से भिन्न मतलब आर्टिकल 244(1) में इन राज्यों के अलावा इनका ट्रिक अभी बताऊंगी, क्योंकि अभी ये राज्य इन राज्यों के लिए कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 244(2) में दिया गया है कि इनके अलावा कह रहा है कि इन 4 राज्यों के अलावा राज्यों के से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों मतलब भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। तो मतलब आर्टिकल 244(1) में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा जो राज्य हैं उन राज्यों में जो अनुसूचित जनजातियां रहती हैं उनके लिए प्रावधान। और जबकि आर्टिकल 244(2) में 6ठी अनुसूची के उपबंध असम, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति
एक राज्य छूट गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। ध्यातव्य है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान है, जो वर्तमान में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है। मतलब ये कह रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन राज्यों से भिन्न, तो इन राज्यों से भिन्न कौन कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। देखिए, साउथ के कितने स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे है, तो यहाँ भी क्या जनजाति पाई जाती है? दो ठो याद हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये साथ साथ, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है 2014 में। फिर उसके बाद ध्यान से कौन कौन से राज्य हैं? फिर मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वो ओडिशा। आर्टिकल किस में, कौन से आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल किस में है? आर्टिकल किस आर्टिकल में है कि अभी मैं ऊपर पढ़ाई हूँ कि किस आर्टिकल में कह रहा है कि इन राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में आर्टिकल 161 के तहत क्या है? अलग से जनजाति मंत्रालय बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सीधे सीधे उन राज्यों का नाम लिख लीजिए। कौन कौन से? चार पहले ट्रिक बताती हूँ इन 10 राज्यों का नाम, क्योंकि भाई ये शेड्यूल किस में वर्णित है? फिफ्थ में वर्णित है शेड्यूल, 5th शेड्यूल में वर्णित है पॉलिटी में। तो इनको याद कर लीजिए एक बार कि जैसे पहले एमपी एमजेओ से बताई थी, तो एमपी और सी भी एम के बाद लगा लेना है। तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, 4 कंप्लीट। फिर आंध्र प्रदेश, उससे अलग हुआ क्या? तेलंगाना, 6 कंप्लीट। फिर उसके बाद गुजरात बचा, तो मध्य प्रदेश के जस्ट इधर साइड है गुजरात, तो ये हो गया। और मध्य प्रदेश के नीचे क्या? महाराष्ट्र, तो वो भी हो जाएगा। भाई मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में भी तो जनजातियां पाई जाएंगी। और कौन सा? मध्य प्रदेश की इधर साइड कौन सा? राजस्थान। अब एक बार फिर से ट्रिक, ये तो एक ट्रिक और इसमें बनाई जा सकती है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिलों से भी, जिलों से नहीं, राज्यों से। कैसे? एमपी, फिर क्या? छत्तीसगढ़, राजस्थान, लगता है ना राजस्थान, फिर गुजरात, अलीराजपुर और झाबुआ लगता है मध्य प्रदेश का गुजरात से। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, 5 कंप्लीट। फिर जेओ से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 9 कंप्लीट हो गए। और एक कौन सा बचा? हिमाचल प्रदेश, एचपी। एमपी, एम और एच लगभग एक ही तरह रखते हैं, तो एमपी और एचपी। 10 याद हो गए? अच्छे से याद हो गए होंगे। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य गुजरात, फिर मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, फिर झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, और कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक। अब उसके बाद तो ये राज्य किस अनुसूची में है? 5th में। किस अनुसूची में है? 5th में। तो यहाँ इन 10 राज्यों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है? 244(1) में। अब कितने राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को किस में? 6th शेड्यूल। ये बहुत इतने बार क्वेश्चन पूछा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को किस शेड्यूल में रखा गया है, उनके प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को किस शेड्यूल में रखा गया है, इन राज्यों के अनुसूचित जनजातियों को। तो किस अनुसूची में? 6th में याद करिएगा, 6th में रखा गया है इन 4 राज्यों को। नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ये, 6th में रखा गया है। ठीक है। और ट्रिक बता देती हूँ इसका भी। इसका ट्रिक सीधे सीधे आ में मित्र, अमे मित्र, अमे मित्र, आ में मित्र। मुझे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा,
अमे मित्र ने मारा छक्का। क्रिकेट खेल रहे थे तो अमे मतलब मेरे मित्र ने मारा छक्का। तो किस शेड्यूल में है? 6 शेड्यूल में। याद हो गया? क्लियर? बस इसमें अब यही दिया गया है। अनुसूची 5 एवं 6 संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसमें लिखा है छोड़कर, तो छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है तथा संविधान की 6वीं अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है। और अन्य राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? ये 10 राज्य। एक बार जल्दी से रिवीजन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान तो हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और कौन सा हो गया? महाराष्ट्र, फिर ओडिशा, झारखंड, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, एमपी जैसे एचपी। ठीक, और उसमें क्या? अमे मित्र। ये पॉलिटी के भी आपके 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। ठीक, सॉरी बार। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्र की 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति। जिसके मापदंड है, मापदंड भी दिया है, जनजातीय आबादी की प्रधानता, क्षेत्र की सघनता, व उचित आकार एवं व्यवहार, प्रशासनिक इकाई, जिला, ब्लॉक, तालिका, पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन आदि, ये सब ये है मानक है। फिर राष्ट्रपति को संविधान संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटाने, बढ़ाने, सीमाओं को बदलने। इसमें यह है कि मान लीजिए कि पहले किसी राज्य में ये कोई, मान लीजिए ये एमपी है, ठीक, तो मान लीजिए क्या हुआ कि पहले इस क्षेत्र में क्या थी, इस क्षेत्र में कौन सी शहरिया है, जैसे इतने क्षेत्र में, फिर क्या हुआ कि शहरिया बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गई? यहाँ तक पहुंच गई मान लीजिए। तो ये क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का काम कौन करेगा? कि ये क्षेत्र, अब इस क्षेत्र की जनजाति तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट, और लेकिन राज्यपाल की सलाह पर, उस राज्य की राज्यपाल की सलाह पर करेगा डिसाइड। फिर उसके बाद राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती है। मतलब कोई राज्य है तो अनुसूचित क्षेत्र है वहां कोई, तो उसमें कार्यकारी शक्ति जो होगी तो राज्य की लागू होगी। नियम कानून कौन बनाएगा? विधायी शक्ति। नियम कानून मतलब कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। नियम कानून विधायी शक्ति किसकी लागू होगी? संसद की, पूरे क्षेत्र में, SC ST के स्पेशल, अभी ST के क्षेत्र में विधायी शक्ति कि नियम कानून ये, पर उनको लागू करवाने की शक्ति राज्य के हिसाब से, कि भाई हम किसी चीज को किस तरह लागू करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि अगर संसद ने कह दिया कि 1/3 1/3 या 25% रिजर्वेशन, मतलब अगर संसद ने ये बना दिया कि भाई रिजर्वेशन देना है, तो अब राज्य अपने हिसाब से मैनेज करके कि हमको भाई अपने राज्य में कितने % इनको रिजर्वेशन देना है, तो राज्य का कि वो संसद बोल देगा कि ये रिजर्वेशन तो देना है, लेकिन किस तरह रिजर्वेशन देना है, क्या रिजर्वेशन देना है, उसको लागू कैसे करना है, लागू करना। कार्यकारी शक्ति मतलब क्या होता है? किसी योजना, किसी भी आर्टिकल, किसी भी प्रावधान को लागू करवाना। तो लागू होने वाले नियम कानून किसके हिसाब से होंगे? राज्य के। तो सिंपल सा याद कर लीजिए कि विधायी शक्ति SC ST क्षेत्रों की किसके पास है? संघ या संसद के पास, और कार्यकारी शक्ति उस विशेष जहां की वो जनजाति है उस राज्य के पास। ठीक, क्लियर? अब नेक्स्ट, अब कि राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक या राष्ट्रपति जब मांगे रिपोर्ट देता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति है, कि अगर निर्देश दे रही है तो वो केंद्र की किस शक्ति में आ जाएगा? कार्यकारी शक्ति में। राज्यपाल को अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू ना करे या कुछ परिवर्तन या अपवाद स्वरूप लागू करे। कह दी ना कि वहां से नियम तो बन जाएगा, लेकिन राज्यपाल या राज्य
को ये राज्यपाल को अधिकार होगा कि ना लागू करे, उसको जो सही लगेगा तो उस हिसाब से वो करेगा। फिर राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति एवं अच्छी सरकार के लिए जनजाति सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर नियम बना सकता है। फिर जनजाति सलाहकार परिषद क्या है? ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। यह परिषद अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं उनके बढ़ोतरी उत्थान के लिए सलाह देती है। इनमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 20, जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व होते हैं। 20 में से 3/4 कौन से होते हैं? अनुसूचित जनजाति के राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व। मतलब कि राज्य विधानसभा में जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग सिलेक्ट होके गए हैं वही 20 सदस्य में 3/4 मतलब 15। सोचिए 3/4 मतलब 15, तो 15 सिर्फ कौन होंगे? SC/ST के राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे। फिर आर्टिकल 275 में व्यवस्था है कि ऐसी राशियां जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में बता चुकी हूँ। इसको सिर्फ देख लेते हैं। संसद निर्धारित करेगा भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी। कुछ नहीं, इसको रीड कर सकते हैं। थोड़ा मैं रोकी हूँ वीडियो को। फिर उसके बाद ये सब अनुच्छेद 16 उपबंध करता है, अच्छे समझा चुकी हूँ। क्या करता है कि पर्याप्त सेवाओं में फिर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, भी समझा चुकी हूँ। फिर उसके बाद 335 में पदों और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दावों का प्रावधान। इसके अनुसार संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवा और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा, परंतु इसे अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकाल में संबंधित सेवाओं के किसी वर्गों या पदों पर प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में आहक अंकों में छूट देने, मूल्यांकन में मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। तो ये परीक्षाओं वाले में ध्यान रखिएगा कि आरक्षण किस में दिया गया है? 3 उसमें, ठीक है, 16(4) में दिया गया है। लेकिन ये नंबर का जो आरक्षण है तो किस में दिया गया है? आर्टिकल 335 में। और ये कब जोड़ा गया है? 82वां संविधान संशोधन 2000 में। ये भी ध्यान रखिएगा कब जोड़ा गया है? 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में। फिर उसके बाद राजनीतिक सुरक्षा। तो राजनीतिक सुरक्षा में 164(1) में कि स्पेशल जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाया जाएगा। 330 में सीटें आरक्षित। कितनी सीटें आरक्षित? 47 सीटें। इस अनुच्छेद के हेतु अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित की गई। इसी के तहत मध्य प्रदेश कितनी टोटल सीटें आरक्षित की गई? ये इंपॉर्टेंट है कि 47 पूरे भारत में। और इसी के तहत मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सीटों में से 6 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। तो पूरे भारत में ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 47। और मध्य प्रदेश में उनके लिए मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें टोटल कितनी हैं? 29। उनमें से 6 किसके लिए आरक्षित की गई हैं? ST के लिए। फिर आर्टिकल 332 राज्यों के विधानसभा में, तो अलग अलग राज्यों में जितने जो भी जैसा भी होगा तो आरक्षित की गई हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 344 का भी खत्म कर सकते हैं, ये है, ठीक है। फिर उसके बाद वो 80, अब इसमें की सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान लागू होने से 80 वर्ष था की अवधि पश्चात प्रभावी रहेगा। दातव्य है कि लोकसभा राज्य विधानसभा आरक्षण इस प्रावधान को 100वां संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, ऐसे ही बढ़ाते। फिर ये 243 में दे दिया गया है। अब इसमें दिया गया है कि कितने % आरक्षण। तो आप जब लोकल गवर्नमेंट वाला पढ़ेंगे तो वैसे भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं कि के अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के संविधान स्तर पर उनकी जनसंख्या अनुपात के स्थान आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थान में से 1/3 स्थान उन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। मतलब ये राज्य को छूट दे दी गई है कि भाई आप संविधान उनको आरक्षण दीजिए, और जितना भी आप आरक्षण उनको देंगे उनमें से 1/3 जो भी आरक्षण है, 1/3 आरक्षण उन ST SC की महिलाओं को मिलेगा। जितने भी % आप आरक्षण दीजिए उनमें से 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उनकी, ठीक है, SC ST की। अब ये सब समझा चुके हैं। ये कब जुड़ा कि 73 संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया। ये पॉलिटी का टॉपिक है, उसमें अच्छे से, ठीक। फिर वो पंचायत
पेशा क्या है? पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट। पेशा अधिनियम वर्ष 1996 में पंचायती राज से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए नियमित किया गया है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में ग्राम सभा को निर्णय लेने में सशक्त करता है। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अधिनियम 24 सितंबर 1946 को में लागू हुआ। मध्य प्रदेश में यह नियम 15 नवंबर 2022 को अनुसूचित किया गया। पेशा अलग से एक टॉपिक है, इसको पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब में आराम से डाल के पढ़ सकते हैं। लेकिन वो फैक्ट याद कर लीजिए कि किस समिति के सिफारिश पर, तो भूरिया एक जनजाति है, भरिया मैंने याद किया था, भरिया, तो उसी से याद कर लीजिए कि भरिया समिति के सिफारिश पर ये पेशा मतलब ये है कि जो अनुसूचित जनजाति जंगलों में रहती है ना, तो प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में उनके क्या अधिकार है, उस संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसको देती है? ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार देता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन एक ये ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा कि कब ये पूरे कहाँ किस ये अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 दिसंबर 1946 को लागू हुआ, 24 दिसंबर 1946 को। लेकिन मध्य प्रदेश में ये कब अधिसूचित किया गया, तो अभी 2022 में 15 नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का तो नहीं आएगा लेकिन मध्य प्रदेश का आ सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का आ सकता है 15 नवंबर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, तो उसी से याद कर लीजिएगा 15 नवंबर। और अभी 2022 में 15 दिन बाद ऐसे। फिर अनुच्छेद टी वाला बता दी हूँ फिर। ठीक है, अब का में क्या है कि नागालैंड से संबंधित ये पॉलिटी के टॉपिक है, इसमें कोई यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 38 का में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन को बंद करता है। ये कब, ये जरूर याद किया रहेगा कि संविधान संशोधन। अभी ये पॉलिटी में ना जब स्पेशल आप आयोग पढ़ेंगे तो ये सब आएगा। 89वें संविधान संशोधन नियम के 2003 के माध्यम से, कब? 2003 के माध्यम से आर्टिकल 338 का। अब इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत वर्ष 2004 में किया गया। अधिनियम 2003 में, पर गठन कब हुआ? 2004 में किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 3 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य 1+1+3 नियुक्ति करेंगे। कौन? प्रेसिडेंट जी हमारे। ठीक है, आयोग के कार्य क्या होगा? ये पूरा उनके प्रोटेक्शन, उनके जो भी है कि अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदत्त सुरक्षा उपायों संबंधी सभी मामलों की जांच निगरानी करना, विशेष शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, सलाह देना, आयोग सुरक्षा उपायों संचालन के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष और आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट प्रदान करेगा। ये सब। फिर आर्टिकल 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण के बारे में प्रावधान। इसमें बस इतना ही करिए। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जनजातियों कल्याण से जुड़े मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। वैसे आयोग का गठन किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है, कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। पूरा अधिकार प्रेसिडेंट को है, कर सकते हैं। लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर इस आयोग का गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। इस तरह 1960 में आयोग का गठन हुआ। UN ढेबर इसके अध्यक्ष बनाए गए और आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। 4 दशक बाद 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में की। तो एक बार और आयोग का गठन हो चुका था। कब? 1960 में पहली बार। UN ढेबर पहले भी आ चुका है। UN ढेबर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 1960 में जो आयोग बना था, कौन बनाए गए थे? UN ढेबर 1960 में। और अभी दिलीप सिंह भूरिया ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और दूसरा आयोग बना। ठीक है, तो अब क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को आप लोग सॉल्व करिएगा। नए क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे से बढ़िया सॉल्व करिएगा। देखिए कितने क्वेश्चन सही हुए पढ़ने के बाद। ठीक, पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन सही हुए, ये हो गई क्या आपकी यहाँ पे ये जो आंसर शीट है, ये तो इसी आज के उसकी आंसर शीट है यहाँ की। और कल भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लगाने को बोला था, पर उसके आंसर की दूसरे दिन देने को बोला था। तो उसके आंसर की कहाँ है? यहाँ नीचे, ये उसके आंसर की है। तो उसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने लास्ट तक सुना और थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। थोड़ी बहुत गलतियां मुझे उम्मीद है कि आप लोग इग्नोर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद।